आप सभी लोगों का स्वागत है इस क्लास में। आज हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान को स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो क्लासेस में भारत के प्राकृतिक विभाग के अन्य पहलुओं को पढ़ा है और साथ ही भारत की संरचनात्मक विशेषताओं को भी हमने पहले की क्लास में देख लिया है। आज हम लोग इसी का अगला हिस्सा उत्तर भारत के विशाल मैदान को देखने वाले हैं और जिस तरीके से ये नाम है विशाल, तो एक विशाल मैदान का अध्ययन हम लोगों को करना है। तो विशाल मैदान कहने का तात्पर्य हो गया है कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसके सहायक नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप से निर्मित मैदान। तो फिलहाल पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसमें विशाल शब्द क्यों जुड़ा है। तो विशाल शब्द कहने का तात्पर्य कि ये पूरे के पूरे एक बहुत ही वृहद क्षेत्र में फैला है। जिस तरीके से आप लोगों ने हिमालय का विस्तार देखा कि पूर्व से पश्चिम लगभग 2400-2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, ठीक वैसे ही यह मैदान उसी के समानांतर एक पट्टी के रूप में विस्तृत है और इस कारण से वृहद क्षेत्र पर फैले होने के कारण ही इसे हम लोग विशाल मैदान के रूप में जानते हैं। जो तीन मुख्य बड़ी नदी जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इसकी अन्य सहायक नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप से निर्मित यह मैदान है। तो विशाल मैदान का हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एंगल से कर लेंगे। प्री में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, मेंस में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, तो आज इस पे बात मेरी होने वाली है। ये जो टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये दरअसल इंडिया के जो फिजियोग्राफी आप लोग पढ़ेंगे ना, उसी में ये टॉपिक दिया रहेगा। चूँकि भारत को 6 हम लोगों ने प्राकृतिक विभागों में बांट दिया था, जिसमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश आप लोगों ने देखा था और फिर दूसरे नंबर पर उत्तर का विशाल मैदान ही है। इसके बाद हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार को भी पढ़ना बाकी रह गया। तो हम अन्य 6 टॉपिक, अन्य जो 5 बचे रह गए हैं, इसको मिला करके तो उस 5 का भी अध्ययन कर लेंगे। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसका जो लोकेशन है, इसकी जो अवस्थिति है, वो किस भाग में है। तो हिमालय के दक्षिण में, यानी कि हिमालय का सबसे बाहरी भाग शिवालिक हो गया, शिवालिक के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में, इन दोनों के मध्य में इसका अवस्थिति है, लोकेशन है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो आपको मैप में दिखा करके मैं स्पष्ट कर दूं कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो सिंधु और इसकी सहायक नदी, गंगा और इसकी सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के मिलने से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। यानी कि पंजाब से लेकर के नागालैंड तक इस मैदान का विस्तार है। और हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे इसमें जलोढ़ की गहराई बहुत ज़्यादा हो गई और कहाँ पे कम हो गई है। तो फिलहाल पहले संक्षिप्त में जानेंगे। यह जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, यह सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है, यानी कि सबसे बाद का है और सबसे बाद का जो काल है वो होलोसिन काल का है। और इस पे कुछ पुरानी जो जलोढ़ है उसको बांगर भी कहते हैं, जो प्लीस्टोसिन काल का है। तो कहने का मतलब ये क्वाटनरी संरचना है। हिमालय जो है वो टर्शियरी संरचना है। हिमालय क्या है, टर्शियरी काल में इस पर्वत का निर्माण हुआ है। और यही चीज़ अगर हम इस भौगोलिक क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पे क्वाटनरी काल लागू हो जाता है। तो हिमालय का तो ये जो भारत का ये जो भौगोलिक प्रदेश है, यह सबसे नवीनतम प्रदेश हो जाएगा, सबसे नवीनतम प्रदेश है। और कब का है, तो आप इसको क्वाटनरी कह लीजिए। और वैसे हम लोग चूंकि इस मैदान को भी 2 भागों में बांटेंगे, खास करके मिट्टी के समरूप में, तो ये हो जाएगा बांगर और खादर के रूप में। तो यह मैदान सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है और आप कह सकते हैं कि यह हाल के दिनों में भी बन रहा है, हाल के वर्षों में भी इसका अभी भी निर्माण कार्य जारी है। तो प्लीस्टोसिन और होलोसिन काल का यह मैदान निर्मित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे अभी आप लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ लिया। पहला इसकी अवस्थिति को देख लिया है कि इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पे है। तो चूंकि उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, तो उत्तर का जो विशाल मैदान है वो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में ही स्थित है। लेकिन इसकी जो विशेषता है खास करके बांगर और खादर का, तो वो नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आगे पढ़ेंगे बांगर और खादर, तो बांगर और खादर तो इस मैदान में प्रचुरता के साथ बिखरे हैं ही, लेकिन नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है या नदी की जो बहने वाली मार्ग है उसके दोनों किनारों पे, इन क्षेत्रों में भी बांगर खादर का विस्तार है। तो बांगर खादर ये कैसे आपको पढ़ना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल आप लोग जो फोकस रखेंगे वो उत्तर भारत के विशाल मैदान पर ही रखेंगे। अब सवाल ये हो जाता है, आप लोगों ने इसका लोकेशन देख लिया, इसके बाद आप लोगों ने इसके बनने के समय को देख लिया, तो अब ये सवाल उठता है कि इस मैदान का निर्माण हुआ कैसे है। तो देखिए, आप लोगों ने एक मैप देखा था जिसमें आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले महान हिमालय बना, फिर मध्य हिमालय बना और फिर शिवालिक बना। और उसके बाद उसके अग्रभाग में, यानी कि जो फुटहिल है शिवालिक का, वहाँ पे एक गर्त था
और इस गर्त में क्या हुआ, हिमालयन क्षेत्र की जो नदी है वो उतरती है और मलबों का निक्षेप करना शुरू कर देती है। और इस तरफ से प्रायद्वीपीय भारत की भी नदियां जैसे सोन, जैसे कर्मनाशा, जैसे और भी सहायक नदियां, फल्गु वगैरह, तो जो भी दक्षिण से आ रही है नदी और जो हिमालयन रिवर है वो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स लेकर के आती है यहाँ पे डिपॉजिट कर दी, यानी कि यहाँ पे निक्षेप कर दी है। और जब निक्षेप कर दी है तो लगातार इस पे निक्षेपण की क्रिया हुई है, तो इस कारण से इस विशाल मैदान की रचना हुई है जो वर्तमान समय में भी जारी है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान पे मेंस में सवाल पूछेगा कि उत्तर भारत के विशाल मैदान की संरचनात्मक विशेषताओं का वर्णन करें। तो संरचनात्मक विशेषताओं के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार की चट्टानें या किस प्रकार की धरातलीय संरचना यहाँ पे है। और इसके साथ ही एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि भारत को विभिन्न प्राकृतिक भागों में बांट करके उत्तर भारत के विशाल मैदान की चर्चा कर देनी है। तो ये दोनों सवाल मेंस में सवाल पूछे जा सकते हैं, चाहे वो 150 शब्दों में पूछा जाए, चाहे वो 250 शब्दों में पूछा जाए, या फिर किसी पीसीएस में 100-120 शब्दों में भी पूछा जाए। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो बनने की प्रक्रिया है इसका उल्लेख आप लोग थोड़े बहुत पार्ट में जरूर करेंगे, चाहे वो 40 शब्दों में, चाहे 60 शब्दों में जरूर करें, लेकिन करना चाहिए कि इस मैदान का निर्माण भारत में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा, यानी कि हिमालयन रिवर और प्रायद्वीपीय रिवर के नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप से, जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। और यह जो मैदान है वो इसके बनने की जो क्रिया है वो वर्तमान समय में भी जारी है। तो इस बात को आप लोग जरूर लिखेंगे। तो एक छोटा सा डायग्राम आप लोग बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान। और उसके बाद क्या करेंगे, ये आप यहाँ पे कर देंगे प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत। और ये हो जाएगा यहाँ पे हिमालयन श्रृंखलाएं, चाहे वो महान, चाहे लघु, चाहे वो शिवालिक। तो हिमालयन श्रृंखला लिख देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों उसकी श्रेणी है, हिमालयन श्रेणी या हिमालय पर्वत। और उधर में प्रायद्वीपीय भारत हो गया और बीच में मध्यवर्ती मैदान हो गया। तो एक डायग्राम आपको ऐसा बनना चाहिए एग्जामिनेशन में, खास करके अगर मेंस का सवाल पूछा जाएगा तो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि इस मैदान का जो लोकेशन है वो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में ही स्थित है। अब आगे देखते हैं इस मैदान के बारे में। तो कुछ प्रीलिम्स फैक्ट है कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और भारत का यह भू आकृतिक प्रदेश सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है, यानी कि सबसे बाद का बना हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है वो सबसे बाद का है, प्रायद्वीपीय पठार के बाद का है, हिमालयन के बाद का है, तो सबसे बाद का है। और ये इतने बाद का है कि इसकी निर्माण क्रिया आज भी जारी है। अगर आप लोग देखें नदियों के प्रवाह क्षेत्र को तो लगेगा कि हर साल नदियों के द्वारा जो बाढ़ लाया जाता है उसके साथ भरपूर गाद लाया जाता है जो दोनों किनारों पर बिछा देता है। यानी कि जो नदी प्रवाहित होती है वो अपने प्रवाहित होने वाले क्षेत्र के दोनों किनारों पे सिल्ट, क्ले और मड, जिसको हम लोग गाद कहते हैं, उसको बिछा देती है। इस कारण से इसके ऊपर हर साल एक नई मिट्टी की परत बिछ जाती है। तो यही कारण है कि विशाल मैदान का निर्माण आज भी हो रहा है। इसी को हम लोग खादर मिट्टी के रूप में भी देखेंगे आगे। तो इसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के बाद में हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें तो पूरब से पश्चिम इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर में है, जो पंजाब से लेकर नागालैंड तक विस्तृत है। और इसकी जो सामान्य चौड़ाई है वो 150 से लेकर के 500 किलोमीटर के मध्य है। तो ये प्रीलिम्स फैक्ट हो गया, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। हिमालय के निर्माण के पश्चात इसके दक्षिण भाग में, जो अभी मैंने आपको मैप बनाया है कि हिमालय के निर्माण के पश्चात इसके दक्षिण भाग में एक बेसिन का निर्माण हुआ और इसी बेसिन में हिमालयन की नदियों द्वारा और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के द्वारा मलबों का निक्षेप होता रहा, जिस कारण से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। जलोढ़ की जो गहराई वो लगभग 2000 मीटर तक पाई जाती है, किलोमीटर नहीं करना है, 2000 मीटर तक पाई जाती है। हिमालय के निकटवर्ती भागों में चूंकि हिमालय से नदी निकल रही है, उतर रही है, इस कारण से जलोढ़ की जो गहराई रहेगी, मतलब ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ वहीं पाया जाएगा। तो हिमालय के निकटवर्ती भागों में जलोढ़ की जो गहराई अधिक है, और जैसे जैसे हम लोग दक्षिण की तरफ जाएंगे तो जलोढ़ की गहराई क्रमशः कम होती जाएगी। इसी कारण से आप लोग कभी गंगा नदी के आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरफ जो है वो आपके पैर डूबने तक ही पानी और एक तरफ बहुत ज्यादा गहराई इसका दिखाई देता है। इसके पीछे वही कारण है।
अब देखिए, इस विशाल मैदान को हम लोग संरचना के आधार पर 4 भागों में बांट देते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर के रूप में। और अगर आप लोग संरचनात्मक विशेषता को देखेंगे तो भाबर, तराई, बांगर और खादर लिख देना है। और अगर भारत के भौतिक प्रदेशों में विभाजन करके किसी एक का वर्णन करना हो तो भी आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर के रूप में ही, है ना। तो संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर इस मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल फीचर्स का मतलब ये हो गया कि यह जो मैदान है जिन जिन चीज़ों से बना है उस आधार पर हम लोग इसको 4 भाग में बांट देते हैं। अब जैसे संरचनात्मक का मतलब वहाँ पे चट्टानी कण कैसे हैं, तो बहुत बड़े बड़े भी कण हैं, इससे थोड़े छोटे भी कण हैं, इससे भी छोटे कण हैं और बिल्कुल महीन कण भी हैं। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में ये चारों प्रकार की संरचना दिखती है। इसी कारण से चट्टानों के कणों के आधार पे हम लोग इसको 4 भागों में बांट देते हैं। जो भाबर है वहाँ पे चट्टानों का जो कण है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे बड़ा होने के कारण इसका नाम भाबर क्षेत्र किया गया है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, जहाँ पे चट्टानी जो टुकड़े दिखाई देंगे सरफेस पर वो भाबर की तुलना में छोटे दिखाई देते हैं। वहीं बांगर में जो कण हैं वो मोटे होते हैं और खादर में जो कण हैं मिट्टी के वो बिल्कुल ही महीन बारीक होते हैं। तो संरचनात्मक विशेषताओं का तात्पर्य हो गया चट्टानी कणों के आधार पर हम इस विशाल मैदान को 4 भागों में बांट करके देख लेते हैं। एक का नाम भाबर है, एक का नाम तराई है, एक का नाम बांगर है और एक का नाम खादर है। और इसी आधार पे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये जो मैदानी क्षेत्र है इसकी आर्थिक उपयोगिता क्या है, यानी कि इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है। तो सर्वाधिक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस दिखाई देगा खादर क्षेत्र में। यहाँ पे कृषि सबसे अच्छी होगी, यहाँ फसलों की पैदावार बहुत होगी और खादर क्षेत्र में बहुत कम जमीन पे बहुत ज़्यादा लोग बसते दिखाई देंगे। यही कारण है कि जिन जिन क्षेत्रों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो, इन क्षेत्रों में बहुत ही सघन जनसंख्या बसी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी की पैदावार बहुत ज़्यादा है और प्रति आप कह दे हेक्टेयर हो या इंच जो भी हो, तो कम भूमि पे बहुत ज़्यादा पैदावार लेने के लिए यहाँ पे फसलों की जो कृषि जो होती है वो काफ़ी सघन तरीके से होती है। तो खादर जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। आप लोग एक बार मैप में देख लीजिए कि किस प्रकार से इसका लोकेशन है। तो ये हो गया हिमालय, यानी कि हिमालय का जो सबसे बाहरी भाग हो गया शिवालिक। शिवालिक के जस्ट सटे आप खुद इसको कल्पना कीजिए कि कोई नदी अगर उतरती है मैदान पर्वतीय क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इधर में जितना भी वो कंकड़ पत्थर मलबा अपने साथ जुटाए रखेगी वो सब कहाँ ला के निक्षेप कर देगी, अपने तलहटी में फुट हिल्स में ला करके जमा कर देगी। इस कारण से क्या है, यहाँ पर चट्टानी जो टुकड़े हैं वो उनका आकार बड़ा बड़ा हो गया और इस क्षेत्र को हम लोग भाबर कहते हैं, जो लगभग 16 किलोमीटर तक चौड़ा आपको दिखाई देगा। यानी कि पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड होते हम लोग देखें तो इसका जो विस्तार है लगभग 16 किलोमीटर की चौड़ाई में हो जाता है। और यहाँ पे हिमालयन नदियाँ उतर रही हैं और उतरने के बाद मैदान में प्रवेश करती हैं। इसी कारण से सारी अपने साथ मलबों को, जितना भी मलबा ढोती है वो फुट हिल में ला के जमा कर देती है। तो सबसे बड़े चट्टानी टुकड़े भाबर के नाम से जाने जाते हैं, जो एकदम से शिवालिक के समानांतर फैले हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब चूंकि चट्टानी सारे बड़े जो टुकड़े हैं वो यहाँ पे जमा हो गए तो आगे वही टुकड़ा बढ़ सकता है जिसका नदी का वेग प्रवाहित कर सके, यानी कि चट्टानी टुकड़े जो है वो छोटे आकार के हो जाएंगे। पानी में गति है लेकिन गति उसी सीमा तक उसको ढो सकती है जितने में वो सक्षम होगी। यही कारण है कि बड़ा यहाँ पर ठहर गया और छोटा वाला और बहने लगा, आगे दूर तक चला गया। तो तराई में जो चट्टानी टुकड़ों का आकार हो जाता है वो भाबर की तुलना में काफ़ी कम रहता है। तो यहाँ पे चट्टानी जो टुकड़े हैं वो भाबर की तुलना में छोटे हो गए। उसके बाद याद रखेंगे कि भाबर क्षेत्र में जब नदी उतर जाती है तो यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। नदियों का जो जल है वो बड़े बड़े चट्टानों के नीचे बहना शुरू हो जाता है, जो तराई में जाकर के निकल जाता है। तो इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता हो गई है कि भाबर क्षेत्र में नदियाँ क्या है, डिसअपियर हो जाती है, विलुप्त हो जाती है और यहाँ पे यानी कि तराई क्षेत्र में आके यह नदी बहने लगती है, निकल जाती है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हम लोग इसके लोकेशन की बात करें, लोकेशन की अगर बात कर लें तो भाबर प्रदेश शिवालिक के जस्ट दक्षिण में है, यानी कि भाबर किन दोनों के मध्य है, भाबर क्या है, तराई और शिवालिक के मध्य है। वहीं जो तराई है वो भाबर के दक्षिण में है और बांगर खादर के उत्तर में है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे।
तो तराई की मुख्य विशेषता ये हो गई कि इसमें चट्टानी टुकड़े भाबर की तुलना में छोटे छोटे पाए जाते हैं, भाबर की तुलना में छोटे पाए जाते हैं। इसके बाद ये जो तराई क्षेत्र है, यहाँ पे भाबर क्षेत्र की जो विलुप्त नदी है वो बाहर निकल जाती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पानी सरफेस पे बहता दिखाई देगा। यही कारण है कि इस क्षेत्र में दलदल का भी निर्माण हो जाता है, दलदल दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो भाबर में एग्रीकल्चर नहीं होता है, चूंकि यहाँ पे तो मिट्टी ही नहीं है, चट्टानी टुकड़े हैं और चट्टानी टुकड़े पर हम कोई फसल नहीं उगा सकते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये नगण्य हो गया, ये बिल्कुल महत्वहीन है, क्योंकि यहाँ पे चट्टानी टुकड़ों का आकार इतना ज़्यादा है कि मिट्टी यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे वनस्पतियाँ हैं। तो इस कारण से घने जंगल का भी कई बार क्षेत्र माना जाता है। वहीं जो तराई क्षेत्र है, तो तराई क्षेत्र में क्या है कि आर्टिफिशियल तरीके से इसको समतल कर दिया गया, मिट्टी ला करके बिछा दी गई है। तो तराई को कृषि के अनुकूल कई जगहों पर बना लिया गया है और यहाँ पे खेती होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे पानी या जल जमाव की स्थिति होती है, तो जो तराई रीजन है वो मलेरिया का भी रीजन है। इस बात को याद रखेंगे। अगर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा सवाल पूछा जाता है कि भाबर, तराई, बांगर, खादर में कौन सा क्षेत्र मलेरिया वाला क्षेत्र है, तो मुख्यतः मलेरिया का जो क्षेत्र है वो तराई रीजन है, क्योंकि यहाँ पे भाबर की नदी जो विलुप्त होती है वो यहाँ पे निकल जाती है, और जब निकल जाती है तो आसपास क्षेत्रों में जल फैल जाता है और पानी में ठहराव हो जाता है, यानी कि जल जमाव की स्थिति होती है और यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप हो जाता है, और इस कारण से यह क्षेत्र मलेरिया वाला क्षेत्र है। लेकिन वर्तमान में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर तराई में मिट्टी डाल करके समतल किया गया और कृषि के अनुकूल बना लिया गया है और यहाँ पे अच्छी कृषि भी की जा रही है। अब आ जाते हैं बांगर और खादर पे। तो बांगर और खादर का जो लोकेशन है, बांगर और खादर का जो लोकेशन है वो आप एक नदी को देख लें, अगर नदी की इस प्रवाह दिशा में देखें तो जो खादर है वो नदी के दोनों किनारों के तरफ दिखाई देंगी। नदी के दोनों किनारों के आसपास में जो क्षेत्र दिखाई देगा वो खादर का क्षेत्र है। और बाढ़ तक, यानी कि बाढ़ में यहाँ पे पानी हर साल पहुँचते रहना चाहिए, यानी कि नदी के दोनों किनारों का वह क्षेत्र जो बाढ़ के समय तक जलमग्न हो जाता है, उस क्षेत्र में जिस मिट्टी का नदी बिछाव करती है या नदी बिछा देती है उसे हम लोग खादर कह देते हैं। और नदी के दोनों किनारों पर, जिससे आप लोगों ने दोआब का नाम सुना होगा, दोआब, दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब कहते हैं। तो दोआब का पूरा इलाका देखेंगे तो वो बांगर का ही है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटते हैं। तो बांगर और खादर दरअसल मिट्टी के रूप में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इसकी जो अवस्थिति है अभी तक आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद इसमें कौन सी विशेषता है वो भी आप लोगों ने देखा कि खादर में चट्टानी जो टुकड़े हैं वो बहुत ही महीन, बहुत बारीक कण होते हैं, और खादर जो क्या है वो पूरा का पूरा बाढ़ प्रवण क्षेत्र हो जाता है। खादर क्या है, बाढ़ क्षेत्र में ही होता है, यानी कि बांगर में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा है और खादर में बाढ़ का पानी पहुंच रहा है, और हर साल इसी कारण से मिट्टी की एक नई परत बिछ जाती है। तो बांगर का जो क्षेत्र है वो बेसिकली देखा जाए तो गेहूं और जौ के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित है। गेहूं और जौ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। वहीं खादर में देखा जाए तो गेहूं के साथ साथ चावल बहुत ज़्यादा होता है। क्या है, धान, गेहूँ, धान हो गया, गेहूँ हो गया, इसके बाद दलहन भी बहुत होता है, इसमें दलहन हो गया, मक्का कह दे, गन्ना कह दे। तो खादर की जो मिट्टी है वो इन फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। और अब बांगर और खादर में एक और महत्वपूर्ण अंतर है कि खादर में मिट्टी का जो रंग होता है, कणों की बनावट अगर हम देख लें, कणों की बनावट की दृष्टि से या कणों की बनावट और रंग की दृष्टि से, कणों का रंग और बनावट, तो खादर में मिट्टी का जो रंग है वो हल्का दिखाई देगा और वहीं बांगर में क्या है, गहरा दिखाई देगा। जैसे आप लोग किसी बांगर वाले क्षेत्र में जाएंगे, जैसे जहानाबाद हो गया, साउथ बिहार को देख लें या साउथ उत्तर प्रदेश को देख लें, तो वहाँ पे इसी मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये काली मिट्टी की तरह दिख रही, बट काली मिट्टी ये नहीं है। ये कौन सी मिट्टी है, ये मिट्टी वही है, बांगर मिट्टी है, लेकिन यहाँ पे कणों का जो रंग है वो गहरा हो गया, इस कारण से मिट्टी जो है वो काली काली दिख रही है। तो इस मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। लोकल टर्म्स वगैरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। तो बेसिकली आप लोग इसको माने कि यह कौन सी मिट्टी है, ये बांगर मिट्टी है, और वैसे क्षेत्रों की मिट्टी जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। तो इस बात को आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग देख लें, भाबर में कणों का आकार सबसे बड़ा, तराई में छोटा, बांगर में उससे भी छोटा, और खादर में एकदम से महीन हो गया। तो इसकी अवस्थिति मैंने बता दिया, चट्टानी जो कड़ो है उसके आकार को बता दिया, इसमें कौन सी फसलें ले सकती है वो मैंने बता दिया, इसका पूरा विस्तार मैंने बता दिया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये बाढ़ क्षेत्र हो गया, और ये बाढ़ से बचा हुआ क्षेत्र है, यानी कि ऊंचा प्लेटफॉर्म पे होगा तभी इस पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि बाढ़ रहित ये क्षेत्र हो गया है। कौन सा,
तो बांगर का जो क्षेत्र है इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को इस तरीके से आप लोग अच्छे से वर्णन करके लिख सकते हैं। आप इसको लिख भी लेंगे, अगर आपको ऐसा लगे तो एक प्रश्न लिख करके दिखाएंगे कि भारत के विशाल मैदान की संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख करें। संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख करें, विशेषताओं का उल्लेख करें। और आपको मैं 150 वर्ड में दे देता हूं ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में हो तो मोटा मोटी इसी के आसपास शब्द पूछे जाते हैं। आप लोग इसको लिख करके भेज सकते हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अपने आंसर को लिख करके भेज देंगे। मैं चेक कर लूँगा कि आप लोगों ने किस तरीके से लिखा है, क्या सुधार होने की आवश्यकता है, आप लोगों ने मैपिंग कैसे किया है और उसी टाइम में आप लोगों ने आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है, वर्तनी कैसी है, वाक्य विन्यास कैसा है ना, आप लोगों ने इसको रिलेवेंट बनाया है कि नहीं बनाया है। तो इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर देंगे इसी प्रश्न के उत्तर को। उत्तर भारत के विशाल मैदान की संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख करें, शॉर्ट नोट्स में है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो भारत को हम लोगों ने प्राकृतिक विभागों में बांटा है। तो भारत को प्राकृतिक विभागों में जब बांटा है तो इसका अगला हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है वो हो जाता है।